हरिओम। मैं कुमारी नमिता। आज मैं कक्षा सप्तम का पाठ अमरकंटक की यात्रा पढ़ाने वाली हूँ। अमरकंटक की यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के दौरान होने वाले अनुभवों को व्यक्त करते हैं। अतः प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें अमरकंटक के यात्रा के माध्यम से लेखक ने हमें अमरकंटक के अनुपम सुंदरता के विषय में बताया है। आगे हम उनके मुख्य बिंदु को देखते हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अमरकंटक एक मध्य प्रदेश का वन और पर्वतीय स्थल है। अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक वन और पर्वतीय स्थल है। इसे धार्मिक दृष्टि से महत्व माना जाता है। यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। लेखक भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर कहीं जाना चाहते हैं और इस बार वे अमरकंटक का यात्रा करना चाहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं शहरी जीवन की भाग दौड़ से थककर छुट्टियां बिताने अमरकंटक जा पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि बहुत घने जंगल हैं। वहां जाने के लिए उन्होंने बस को लिया, यानी कि सबसे पहले उन्होंने कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंड्रा रोड स्टेशन पड़ता है, वहां वो गए और फिर वहां से वे बस द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करते हुए अमरकंटक पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद अमरकंटक जाने के दौरान वे देखते हैं दोनों तरफ की सुंदरता को देखते हैं। वे कहते हैं कि रास्ते में कहीं ताड़ के पेड़ जैसे लंबे लंबे सराय वृक्षों के वन मिले तो कहीं कल कल करते हुए पर्वतीय नाले। आगे कवि बताते हैं कि अमरकंटक को आम्रकूट के नाम से भी वो प्रसिद्ध था। महाकवि कालिदास ने भी अपने काव्य में, दूसरे बिंदु में है, महाकवि कालिदास ने भी अपने काव्य में मेघदूत में अमरकंटक का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में आम्रकूट नामक पर्वत का वर्णन किया है जो अमरकंटक ही है। यक्ष आम्रकूट के सौंदर्य को देखकर चकित रह जाते हैं। यह आम्रकूट विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी कोना है। इसी कोने पर अमरकंटक स्थित है। यहाँ भी आम के पेड़ भरे पड़े हैं, यानी आम के पेड़ अधिक होने के कारण शायद इनको आम्रकूट कहा गया था। और भीतरी प्रदेश में कांटे वाली झाड़ियाँ और गहरे वन हैं। इन्हीं वनों के मध्य एक कुंड है से नर्मदा नदी निकलती है। यह कुंड सघन वृक्षों से घिरा है। इनका निर्माण कलचुड़ी राजाओं ने कराया था। यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं जिनका निर्माण कलचुड़ी राजाओं ने कराया था और इन मंदिरों को देखने से बहुत ही अनुपम दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है ये मंदिर। इन मंदिरों से उन राजाओं का कला प्रेम का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। अमरकंटक के मंदिर के दर्शन पर लेखक के सारे थकान मिट जाते हैं। वे तीसरा बिंदु में दिया गया है कि अमरकंटक के मंदिर के दर्शन पर लेखक के सारे थकान मिट जाते हैं, क्योंकि यहाँ के मंदिर बहुत वास्तुकला में बहुत परिपूर्ण थे। इन मंदिरों की यात्रा से हमारी थकान मिट गई। यहाँ भगवान के दर्शन करके नर्मदा को पकड़ने के लिए चल दिए। नर्मदा को पकड़ने यहाँ लेखक कहते हैं कि वे मंदिरों को दर्शन करते हुए नर्मदा नदी की ओर निकल पड़ते हैं। आगे वे कहते हैं कि कुंड के आगे लगभग 1 मीटर तक यह धारा अदृश्य हो जाती है। लगभग 6 किलोमीटर चलने के पश्चात हम जिस स्थान पर पहुँचे उसे कपिल धारा कहते हैं। यानी कि यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कुंड से 1 किलोमीटर तक नर्मदा की धाराएं अदृश्य रहती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। फिर आगे चलने पर उन्हें एक धारा दिखाई देती है जिसे कपिल धारा नाम दिया गया है। यह कपिल धारा बहुत ही सुंदर है और ये स्वर्ग के समान रमणीय दिखाई देती है। साथ ही इसका जो स्वच्छ जलधारा है वो दूध के समान स्वच्छ है, दूध के समान दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक से लगभग
लेखक 10 किलोमीटर दूर चलकर कबीर चौरा नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ पेड़ों की छांव के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर 2 पद चिन्ह हैं, यानी पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यह कबीर के पद चिन्ह हैं। वे अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ कुछ समय तक ठहरे थे। इसके बाद अमरकंटक से वे आगे बढ़ते हैं लेखक। और चौथा बिंदु है, अमरकंटक के आसपास छोटे छोटे गांव हैं। इन गांव में आदिवासी रहते हैं। आगे वहाँ के अमरकंटक के जो आदिवासी हैं उनके जीवन पर वे प्रकाश डालते हैं लेखक। कहते हैं कि अमरकंटक एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ के निवासियों का मुख्य धंधा गाय भेड़ों को पालना और दूध का व्यापार करना है। यहाँ के पहाड़ों की ढालों पर छोटे छोटे खेत होते हैं। इनमें कोदो, कुटकी, राई यानी कि सरसों तथा मक्का की खेती होती है। गांव में कच्ची झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पक्के घर नहीं हैं। गांव में कैसी है, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जो कच्ची हैं, मिट्टी की बनी हुई हैं। अब यहाँ कुछ होटल बन गए हैं। चारों ओर वनों से घिरे होने के कारण जलवायु आर्द्र है, यानी ठंड है, मतलब ठंड है, उतनी गर्मी नहीं है। अमरकंटक के वनों में जंगली जड़ी बूटियाँ बहुत मिलती हैं। गुलाबकावली और चमेली के फूल भी यहाँ काफ़ी होते हैं। अमरकंटक के आसपास छोटे छोटे गांव हैं। इन गांव में आदिवासी रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से गोंड और बेंगा हैं, यानी है जो यहाँ दो प्रजाति यानी 2 जाति जो है आदिवासी के प्रमुख रूप से मिलते हैं, और ये जाति हैं गोंड और बेंगा। गोंड जाति किसी समय बड़ी सुसंस्कृत थी। कहा जाता है, लेखक कहते हैं कि गोंड जाति जो है प्राचीन काल में बहुत ही सुसंस्कृत जाति मानी जाती थी। मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का राज्य था। रानी दुर्गावती ने नर्मदा के किनारे जबलपुर के निकट गढ़मंडला में शासन किया था। यहाँ दुर्गावती का बनाया किला अभी भी सुरक्षित है। गोंड मुख्य रूप से खेती करते थे। यहाँ तेंदू पत्तों से बीड़ी बनाने का काम बहुत अधिक होता है। गोंडों की कई उपजातियाँ भी हैं, उनमें राजगोंड अधिक प्रगति कर गए हैं। शेष गोंड अभी पिछड़े हैं। यानी कि यहाँ लेखक कहते हैं कि बहुत सारे गोंड की बहुत सारी उपजातियाँ भी हैं, जिसमें राजगोंड जो है वो अधिक प्रगति कर चुके हैं और सभी अभी पिछड़े हैं। इनके गांव छोटे छोटे होते हैं। गोंड स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती है, यानी कि गोंड महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इसके बाद लेखक ने बेंगा जाति पर थोड़ा प्रकाश डाला है। 5वां बिंदु है, अमरकंटक में मुख्य रूप से बेंगा आदिवासी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जो बेंगा जाति आदिवासी जो पाए जाते हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति है, वो कैसे जीवन यापन करते हैं, उस पर लेखक ने प्रकाश डाला है। कहते हैं लेखक कि बेंगा आदिवासी भी अमरकंटक के आसपास पाए जाते हैं। इस जाति के पुरुष कमर में जरा सी लुंगी लगाए और नंगे बदन देखे जा सकते हैं। वे शेर को अपना भाई मानते हैं, यानी शिकार करते हैं शेर का। शेर को अपना भाई भी मानते हैं। वे अपने घरों के सामने पत्थर की एक कूड़ी रख देते हैं, यानी कि कूड़ी कहते हैं कि पत्थरों में गड्ढा करके उसको बनाया जाता है, जिसमें पानी रखा जाता है। वो पत्थर को गड्ढा करके वो खोदकर गड्ढा करके वो बनाते हैं और वे रात में उसमें पानी डालकर रख देते हैं। उनका मानना है कि उनका भाई जो शेर है वो रात में आएगा और उससे पानी पिएगा। अपने घरों के सामने पत्थर की एक कुंडी रख देते हैं और रात को उसमें पानी भर देते हैं। उनका विश्वास है कि छोटा भाई शेर रात को आकर पानी पिएगा। बेंगा स्त्रियां कमर में एक छोटी सी धोती बांधती है, यानी कि वो छोटी सी साड़ी बांधती है, कमर पर बांधती है। ऊपर कभी हल्का सा कपड़ा पहन लेती है, कभी वो भी नहीं। बेंगा स्त्रियां भी बड़ी परिश्रमी होती हैं, यानी कि बेंगा स्त्रियां भी बहुत काम करती हैं। बेंगा झाड़ फूंक में बड़े तेज होते हैं। उनके यहाँ बीमारी का इलाज झाड़ फूंक से किया जाता है। ये बेंगा जाति आज भी पिछड़े हुए हैं। वे जंगलों में रहते हैं और वे झाड़ फूंक पर अधिक विश्वास करते हैं। कहते हैं कि अब भी वे जब बीमार पड़ते हैं तो झाड़ फूंक से ही अपना इलाज करते हैं। उनके जो पुरोहित होते हैं, गोंडों के पुरोहित भी बेंगा ही होते हैं। शादी विवाह के अवसर पर इनकी खूब पूछ होती है। संध्या समय गोंड और बेंगा गीत और नृत्य में खो जाते हैं।
कहते हैं इनका गीत और संगीत में बहुत अधिक रुचि है। और ये जैसे ही शाम होती है, ये दोनों ही गोंड और बेंगा जाति क्या करते हैं, अपने नृत्य और गीत में खो जाते हैं। विशेष पर्वों में इनके सामूहिक नृत्य देखते ही बनते हैं। स्त्री और पुरुष हाथ में हाथ डालकर जब नाचते गाते हैं तब सारी धरती झूमती नजर आती है। इनके गीतों में उनकी अपनी ज़िंदगी के ही बोल होते हैं, यानी जो भी उनके गीत होते हैं उनके बोल अपनी उनकी जो ज़िंदगी होती है उसी से संबंध रखती है उनके बोल। इनके प्रमुख नृत्य हैं कर्मा, सैला और रीना। कर्मा में स्त्री पुरुष साथ साथ भाग लेते हैं और सैला सिर्फ पुरुषों का नृत्य है और रीना सिर्फ स्त्रियों का। यहाँ पर देखो 3 नृत्य की चर्चा की गई है। कर्मा जिसमें कि स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, सैला नृत्य है जिसमें सिर्फ पुरुष नाचते हैं, पुरुष ही उसको कर सकते हैं, और एक रीना है जो स्त्रियां करती हैं। यहाँ के आदिवासी शिकार प्रिय होते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियाँ शिकार के लिए है ही अच्छी है और शिकार तीर कमान से किया जाता है, यानी धनुष से किया जाता है। ये आदिवासी अचूक निशानेबाज होते हैं। हमने अमरकंटक का प्राकृतिक सौंदर्य तो निहारा ही, साथ साथ वहाँ के आदिवासियों के जीवन के बारे में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त की। यह यात्रा काफ़ी समय तक याद रहेगी। लेखक यहाँ कहते हैं कि ये यात्रा मुझे बहुत दिनों तक याद रहेगी, क्योंकि मैंने अमरकंटक की तो यात्रा की ही, साथ ही साथ वहाँ के आदिवासी जातियों को भी सामने से देखा, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को भी सामने से देखा, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिली है। इसमें पाठ यहीं पे ख़त्म होता है और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ, जिसमें उद्गम स्थल का अर्थ है निकलने का स्थान यानी उत्पत्ति, पर्वतीय यानी पहाड़ी, दुर्गम का अर्थ है जहाँ जाना कठिन हो, मार्ग रास्ता, आम्र का अर्थ है आम, निहारा यानी देखा, वन्य का अर्थ है जंगली, और रमणीय का अर्थ है रमण करने योग्य, मनमोहक। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, 10 प्रश्न दिए गए हैं जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये प्रश्न जो है हम लोग पहले कर चुके हैं। अमरकंटक क्यों प्रसिद्ध है, अमरकंटक कैसे पहुंचा जा सकता है, आम्रकूट कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है अमरकंटक के मंदिरों के बारे में बताओ, कपिलधारा की क्या विशेषता है, कबीर चौरा के बारे में क्या कहा जाता है, अमरकंटक के निवासी क्या क्या काम धंधे करते हैं, गोंड आदिवासियों का परिचय दो, बेंगा आदिवासी पत्थर की कुंडी में रात को पानी क्यों भर देते हैं, आदिवासी जातियां नृत्य और गीत के प्रेमी हैं, स्पष्ट करें। मुझे आशा है कि तुम लोग कुछ प्रश्न कर लोगे, इस वीडियो को देखोगे अच्छी तरह से और सारे प्रश्न के उत्तर इसी में मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पाठ। धन्यवाद।